स्वराज्य के इतिहास का सबसे भीषण युद्ध। कुछ युद्ध खूनी होते हैं और कुछ युद्ध भीषण होते हैं। यह युद्ध सबसे भीषण था। पावनखिंड खूनी था, यह भीषण था, सबसे खतरनाक युद्ध। सामने खड़ा कौन है? मिर्जा राजा जयसिंह। 10 जनवरी 1664 छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत पे किया हुआ छापा लेके राजे समस्त अपने स्वराज्य में वापस आ रहे थे। वापस आए, वो सूरत की लक्ष्मी लात के राजे स्वराज्य में वापस आए और स्वराज्य में आ गए। लेकिन तभी 24 जनवरी को खबर आती है कि कर्नाटका में शिकार करते वक्त शिवाजी महाराज के पिताश्री शहाजीराजे ये घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। कितना बड़ा संकट! अरे जिन्होंने स्वराज्य की रेखा तुम्हारे हाथ में रखी, जिन्होंने स्वराज्य का सपना तुम्हारे हाथ में रखा, उसी स्वराज्य का स्फुलिंगन जब समय हो रहा था, वो तुम्हारे पीठ पे, वो हाथ तुम्हारे पीठ पे थपथपाने के लिए अब बचे नहीं थे। औस साहब, जीजा उस साहब ने कहा कि मैं सती जाऊंगी। राजे ने कहा, औस साहब ऐसा निर्णय मत लो, हमारा क्या होगा औस साहब। सब औस साहब को समझा रहे थे, लेकिन औस साहब ने निश्चय कर लिया था कि मैं अब सती जाऊंगी। 7 साल के संभाजी महाराज औस साहब के पास गए और औस साहब से कहा, आम्ही लहान असताना आम्ही आमच्या आईला बघितलं सुद्धा नाही आणि त्यापासून तुम्हीच आमचा सांभाळ करतात। जब से मेरे माता जी का देहांत हुआ है तब से आप ही ने मुझे संभाला है दादी साहब। आप चले गए तो मेरे तरफ कौन देखेगा। मां साहब जिजाऊ लौट के वापस आए। यह सबसे सुखद बात थी। और बस शिवाजी महाराज ने अपनी आई हुई सूरत के लूट से जो पैसा निकला था, शिवाजी महाराज ने अपना सामने का संपूर्ण प्रयोजन करना शुरू कर दिया। तळ कोकन में घुसो, छापा मारो, लेके आओ। घोरपड़े आदिल शाह के वक्त वो बंदा आदिल शाही में रह के अफजल खान को सपोर्ट कर रहा था कि शहाजी राजे को कैसे मारेंगे। शिवाजी महाराज ने उसका फरसा उड़ाया है। छोटे छोटे शत्रु जितने मिल रहे सबको मारो। आदिल शाह में दानादन, मुगल शाही के दानादन नेतोजी पालकर धुमाकुड़ मचा रहे। लेकिन उतने में औरंगजेब की नींद खराब हो गई थी। अब औरंगजेब को पता चल गया था कि किसी ऐसे बंदे को भेजना पड़ेगा जो शिवाजी का कांटा निकाल सकता है। उस शिवा का कांटा निकालने के लिए किसी ऐसे आदमी को भेजना पड़ेगा जो छठी का दूध पिला सकता है शिवाजी को। कौन था? कौन था? मिर्जा राजे जयसिंह। ये मिर्जा राजे जयसिंह यानी कि मानसिंह का लड़का। मानसिंह कौन? जो अकबर के साथ था। रामचंद्र के वंशज है ये। कछुआ राजपूत। कछुआ राजपूत यानी कि कुश के लाइनेज में से। 8 साल की उम्र में मिर्जा राजा जयसिंह जहांगीर की सेना में तब्दील हुए थे। 8 साल की उम्र में। अभी उनकी उम्र थी तकरीबन 55 साल। एक्सपीरियंस ऑफ 47 ईयर्स ओल्ड का एक्सपीरियंस होल्ड करके बैठा है आदमी। 8 साल की उम्र से मिर्जा राजा जयसिंह लड़ रहा है। बहुत शूरवीर, खतरनाक, नो डाउट। औरंगजेब जब दारा शिकोह पे हमला करके गया था तो मिर्जा राजा जयसिंह ने मदद की थी औरंगजेब को। यदि मिर्जा राजा जयसिंह दारा शिकोह की तरफ से लड़े रहते तो दिल्ली के तख्त पे औरंगजेब नहीं, दारा शिकोह बैठा रहता। मिर्जा राजा इतने डेंजरस थे कि वो जिस साइड में रहते वो साइड जीतती थी। लेकिन अब सवाल इतिहास से यह पूछा जाता है कि यदि वो आदमी इतना शूरवीर था तो वो औरंगजेब के खिलाफ क्यों नहीं लड़ा? तौबा तौबा तौबा, मिर्ची लगेगी लोगों को। स्वामी निष्ठा कैसे छोड़ोगे? भूल जाते हैं लोग कि उस महाराणा प्रताप की धरती में हम जन्मे हैं, जिस महाराणा प्रताप ने कभी उन मुगलों की गुलामी नहीं सही। यदि जिंदगी तुम्हें राजस्थान की वीर धरती पे जन्म दे तो मिर्जा राजे का भी मत बनना, महाराणा प्रताप बनना।
जय सिंह कभी मत बनना। और आज कुछ लोग उनको बचाने के लिए आएंगे कि भैया नहीं भैया उन्होंने ऐसा नहीं किया भैया, वैसा किया भैया। रहने दो भैया, शिवाजी राजे को आगरा से भागते वक्त उन्होंने बचाया भैया, कोई बचाया नहीं भैया। पत्र मिलते हैं बाद में, संभाजी महाराज ने शिवाजी महाराज के निधन के बाद पत्र लिखे हैं राम सिंह को, मिर्जा राजे के बेटे को, कि हम आके हाथ मिलाते और हम मुगलों के खिलाफ लड़ाई करते हैं। पत्र में क्या लिख के भेजा है? हम मुगलों के चाकर और इन्हीं के खिलाफ इन्हीं के साथ रहेंगे, हम आपसे हाथ नहीं मिला सकते। यह तो मुगलों की पुरानी आदत थी कि जब लाल महल पर छापा मारा तो सारा दोष जसवंत सिंह पर डाल दिया कि इसी ने मदद की थी। वो दोष डाला था, लोगों को लगता है सही में की थी, नहीं की थी। यदि जसवंत सिंह मदद करी होती तो शिवाजी राजे जिस समय सूरत में गए उस समय जसवंत सिंह यहां पे लड़ाई क्यों कर रहा होता? कोंढाना के किले पे अपनी स्वामी निष्ठा दिखाने के लिए उसने कोंढाना पे आक्रमण किया है, जीत ही नहीं पा रहा है वो। और जिस समय राजे आगरा गए उस समय सबसे सामने की लाइन में खड़ा है जसवंत सिंह, और राजे कह रहे इसको तो हमने इतना दूध पिला पिला के मारा पटक पटक के, तुम इसको सामने खड़े कर रहे हो? आगरा के देखेंगे, आगरा में ललकारा था मेरा शेर, मराठी शेर। अरे महाराणा प्रताप में और इन लोगों में फर्क है, फर्क रखो। महाराणा कहा, वो राणा प्रताप कहा, मेवाड़ी कहा, वो जंग जोहर करने वाले मेवाड़ की रानी पद्मावती कहा, और मिर्जा राजा जसवंत सिंह कहा। इतने शूर थे तो लड़ते औरंगजेब के खिलाफ। छे सॉरी गुलामी 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 गुलामी, निष्ठा गुलामी। औरंगजेब को एक आदत थी, वो साल भरे में 2 बर्थडे सेलिब्रेट करता था। शमसी और क्रमी नाम के 2 कैलेंडर आते हैं इस्लाम में, वो दोनों के हिसाब से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता था। और जिस किसी दिन उसका बर्थडे रहता था उस दिन वो डिक्लेरेशन करता था कि कौन कहा जाएगा, कौन क्या करेगा, कैसा होगा, तमाशे क्या रहेंगे, किसको क्या पोस्टिंग मिलेंगी। 29 अक्टूबर 1664 के दिन औरंगजेब ने अपने सारे सरदारों को जमा किया, अलग अलग नाम थे उनके, कुबत खान, सुजन सिंह, बादिल खान, बादिल सिंह, दिलेर खान, पठान, और सबको जमा किया। बोले आप जाओ, बोले इनको, आपको लड़ाई करने जा रहा है, स्वराज्य फतेह करके आना है, बोले आप फतेह करके आओ, बोले स्वराज्य मिर्जा राजा जय सिंह के साथ। बस तय रहा, और मिर्जा राजा जय सिंह स्वराज्य की तरफ निकला है, स्वराज्य को फतेह करने के लिए। और इन लोगों के साथ में एक तोपची दिया है जो तोप चला रहा है, जिसका नाम है निकोलो मनुची, इटली का है ये बाबा। और तोपों के साथ में बंदूकें इनके पास, सिर्फ तलवारें नहीं है, बंदूकें हैं और तोपे भी है, दोनों लेके निकले। लोग पूछते कि उस समय बंदूक आए थे क्या? उस समय पे भारत में अंग्रेज आ चुके थे, अंग्रेज 1600 में ही आ गए थे। अभी तुम 1665 में हो, 64-65 में हो, समय निकल चुका है, तोपे और बंदूकें दोनों आ गई थी। मिर्जा राजा पक्का लॉयलिस्ट था औरंगजेब को, पक्का लॉयलिस्ट, खतरनाक। लेकिन फिर भी ये मुगल तुम पे भरोसा नहीं करते थे, इसीलिए उसने दिलेर खान पठान को भेजा था। बोले दिलेर खान पठान इनको जाके ज्वाइन करो। उसे इस बात का डर था कि मिर्जा राजा जय सिंह हिंदू, छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू, एक राजपूत दूसरा मराठा, और उस समय यह बात फैली हुई थी कि शिवाजी महाराज भी राजपूत है, जबकि नहीं है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। उस समय बात फैली थी कि शिवाजी राजे भी राजपूत, ये भी राजपूत, दोनों हाथ मिलाएंगे और पलट के आ गए तो हम नाम दोस्त हो जाएंगे। इसीलिए दिलेर खान को भेजा गया। ये बात मिर्जा राजे को भी पता थी कि इसको भेजा क्यों गया है। 80,000 की फौज ऑलरेडी मिर्जा राजे के पास में थी, लेकिन 5,000 की फौज लेके दिलेर खान को भेजा जा रहा है। क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि भैया भरोसा नहीं है। लेकिन अपना भरोसा औरंगजेब करे इसके लिए यह बड़ी स्वामी निष्ठा दिखाते थे कि नहीं हम औरंगजेब के लिए जान भी देंगे। और यही लेके वो जाते थे। बोले शिवाजी को तो रगड़ के रख दूंगा,
एक्सपीरियंस काफी तगड़ा है। 9 जनवरी 1665 तक इस पट्टे ने नर्मदा को क्रॉस किया है, नर्मदा को क्रॉस करके आया है। यानी कि दिल्ली की तरफ से निकलते हुए ये लोग आगरा की तरफ से निकलते हुए जब नर्मदा आए, यानी कि एमपी और गुजरात का वो जो नर्मदा की नदी उसको क्रॉस करके ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। 10 फरवरी के नियर अबाउट, 10 फरवरी 1665 के नियर अबाउट ये आके पहुंचे औरंगाबाद में। औरंगाबाद में औरंगजेब का शहजादा रहता था। शहजादे को नमस्कार किया, नमस्कार नहीं किया, वो क्या मुजरा उजरा किया, मुजरा करके बोले राजे शहजादे हम निकलते बोले। और 14 फरवरी 1665 को वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे बोला और वहां से वो निकले पुणे की तरफ। और पुणे में आके इन लोगों ने डिस्कशन करना शुरू किया दिलेर खान के साथ। बोले हमें मुल्क पे आक्रमण करना है या किलों पे आक्रमण करना है, डिसाइड कर लो। किले जो रहते थे वो उस मुल्क की बाउंड्री रहती थी। आप एक तो मुल्क जीतो या फिर आप किला जीतो। समय के साथ में जिस समय पे आप आगे के मराठाओं की इतिहास जब हम देखेंगे, जैसे बाजीराव पेशवा का जो इतिहास है, उस समय पे किलों का महत्व नहीं था। उस समय पे सपाट मैदान और मुल्क का ही ज्यादा महत्व था। लेकिन राजे के समय पे तुम्हारे किलों का महत्व रहता था। इसलिए जैसे आप कोंढाना कहते हो, वो सिंहगढ़ जिसे कहते हो, उसे जीतना इतना आसान नहीं था। लेकिन सब उसके पीछे इसलिए रहते थे क्योंकि सिंहगढ़ ये पुणे के बाउंड्री के मुंह पे आता है। जिसके हाथ में सिंहगढ़ रहा, कोई भी अगर एंट्री मार रहा होगा, वो वहां से तोप लगा के बैठे रहते थे। एंट्री लिया, फोड़ दिया। तो जिसके हाथ में गढ़ रहेंगे उसके हाथ में मुल्क रहता था। इनका डिस्कशन हुआ, पहले गढ़ लेंगे या पहले मुल्क लेंगे। दिलेर खान ने कहा कि पहले हम गढ़ लेंगे। तो मिर्जा राजे का यह कहना था कि गढ़ नहीं लेंगे भैया, हम जो है पहले मुल्क लेने की कोशिश करते हैं। बोले नहीं, गढ़ लेंगे। झगड़ा हो गया। इसको पता था अगर मैं इसके अपोजिशन में चले जाऊंगा तो ये बात औरंगजेब तक पहुंच जाएंगी, और ये बात अगर औरंगजेब तक चली गई तो अच्छा अंजाम नहीं होगा, क्योंकि वो मैं हिंदू, ये मुसलमान है, मुसलमान पे ज्यादा भरोसा करेगा औरंगजेब। तैरा बोले हम पहले गढ़ लेंगे। 15 मार्च 1665 को पूरी फौज लेके ये लोग पुरंदर की ओर निकल पड़े। पुरंदर पुणे से 40 किलोमीटर के अंतर पे पड़ता है। बोले पुरंदर लेना है हमको। खतरनाक किला है पुरंदर। पुरंदर का डिस्क्रिप्शन देखोगे तो मजा आ जाएगा तुमको। एकमात्र किला नहीं है पुरंदर। पुरंदर एक पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, और उस पहाड़ पे सिर्फ एक किला नहीं है, 2 किले हैं। उस पहाड़ पे एक किले का नाम है रुद्रमाड़ या फिर वज्रगढ़, और उसी के बाजू में पैरेलल खड़ा है तुम्हारा पुरंदर। इसको थोड़े टाइम में और हम लोग और डिटेल में समझेंगे। इसी के ऊपर ये पूरा युद्ध निर्धारित है। ये वज्रगढ़ जो है ये नीचे है, पुरंदर थोड़ा ऊपर है। लेकिन जिसके हाथ में वज्रगढ़ आ गया, यहां से पुरंदर सीधा दिखता है। तो यहां से, और पुरंदर भी सिमिलर नहीं है, पुरंदर भी 2 गढ़ों में बटा हुआ है। पुरंदर का बाले किला यानी कि पुरंदर का छोटा किला आगे है और पुरंदर का बड़ा किला पीछे है। लेकिन आप यहां से इस छोटे किले पे तोप दाग सकते हो, और यह आपके हाथ में आ गया तो यहां से आप यहां की चढ़ाई कर सकते हो। बहुत जबरदस्त, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बट द मोर कॉम्प्लिकेटेड इट इज द मोर ब्यूटीफुल इट इज। ऐसा युद्ध होने वाला ही है। ये पूरी अपनी सेना लेके निकल चुके हैं। इन्होंने पुरंदर को घेर लिया है, पुरंदर के पास में आके खड़े हैं, और इनके पास में 3 तोपे हैं। एक तोप का नाम अब्दुल्ला खान, दूसरे तोप का नाम फतेह लश्कर, और तीसरे तोप का नाम महेशी। ये तीनों तोप लेके ये निकल चुके हैं, और डेंजरस तोप है सारी की सारी। इनको पता है पुरंदर पे हल्ला चढ़ाना है। ये जैसे तैसे करके फरवरी में निकले हैं, और आप ये सोचो तकरीबन अप्रैल के पहले महीने में, पहले हफ्ते में ये लोग पुरंदर पे आके रुके हुए हैं, और इन्होंने पुरंदर पे जबरदस्त आक्रमण कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुरंदर पे शिवाजी महाराज का सबसे खतरनाक शेर खड़ा है, मुरारबाजी देशपांडे। ये मुरारबाजी देशपांडे शिवाजी महाराज को चंद्रराव मोरे, जो जावड़ी का चंद्रराव मोरे था, जो हमने अफजल खान की इसमें देखा था, वहां जब जावड़ी में अफजल खान चंद्रराव मोरे को शिवाजी महाराज ने मारा, उस समय पे इनके हाथ में मुरारबाजी देशपांडे लगा था।
और ये शिवाजी महाराज को एकनिष्ठ स्वामीनिष्ठ हो गया। और ये मुरारबाजी देशपांडे वहां पे खड़े हैं, डेंजरस। कितने लोग खड़े हैं यहां पे? नीचे में कितनी फौज है? 80,000 की फौज है। ऊपर कितनी फौज है? 2 किले हैं। एक किला यानी कि तुम्हारा रुद्रमाळ, दूसरा किला यानी कि तुम्हारा पुरंदर। पुरंदर पे 1000 की फौज है और रुद्रमाळ के ऊपर सिर्फ 300 की फौज है। और ये तोपखाने, गोला खाने, पूरे बंदूक बिंदुक लेके आए हुए लोग हैं। लेकिन इस युद्ध को जीतने में तकरीबन 2 महीने लग गए उनको। उसके बाद भी किला ढाया नहीं आसानी से। अब ध्यान से समझना, पुरंदर और वज्रगढ़ एक ही पहाड़ के ऊपर बने हुए थे। पुरंदर और वज्रगढ़ एक ही पहाड़ के ऊपर बने हुए थे। पुरंदर जीतना इन लोगों के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि पुरंदर थोड़ा ज्यादा ऊंचाई पे था। आप ऐसे लगा लो कि 4,500 फुट की ऊंचाई थी वो तकरीबन। और उसको बनाने में 2 किले थे। एक थी तुम्हारा बाले किला, यानी कि इसकी माची, यानी कि तुम जब ऊपर चढ़ते हो ना, ऊपर चढ़ने के बाद एक सीधा रास्ता आता है। मतलब किले में भी ऐसा पूरा प्लेन होता है। सह्याद्री के पर्वतों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सह्याद्री के पर्वत ऐसे नहीं है। सह्याद्री के पर्वत ऊपर जाके लैंडस्लाइडेड है, मतलब ऐसा पूरा प्लेन है। 2 किले यहां पे बने हुए थे। लेकिन इन 2 किलों के बीच में 2 किले थे। इन दोनों किलों के बीच में से एक लाइन निकल के जा रही थी। यानी कि आप थोड़ा सा ऊपर जाओ, ऊपर जाने के बाद में अगर समझो ये वज्रगढ़ है, ये पुरंदर है, इसके बीच में से एक पास जा रही है जिसका नाम भैरव खिंड था। ये भैरव खिंड और ये वज्रगढ़ जिसके हाथ में रहा उसके हाथ में पुरंदर रहेगा। वज्रगढ़ पे सैनिक कितने? 300। और दिक्कत ये थी कि ये जो पुरंदर था ये 2 हिस्सों में बटा था। तो सामने का किला जो था वो बाले किला, यानी छोटा किला जो था, ये जिसके हाथ में आया उसके हाथ में पुरंदर आएगा। वज्रगढ़ से आप तोप लगा के इस पे आक्रमण कर सकते थे और यहां से आप इधर आक्रमण कर सकते थे। तो इन्होंने सोचा ये तो हाथ में नहीं आ रहा, ऐसा करते हैं इसको हाथ में लेते हैं। इन्होंने अपना पूरा का पूरा मोर्चा वज्रगढ़ की तरफ पलटा दिया। वज्रगढ़ पे मार करने के लिए ये लोग एक एक तोप ऊपर लेके आ रहे थे। तकरीबन 9 अप्रैल के दरमियान ये सारा युद्ध चल रहा है और इन्होंने वज्रगढ़ पे मारा चढ़ा दिया। ये सारी चीजें वहां से स्पष्टतः मुरारबाजी देख रहे, लेकिन वो अपनी सेना लेके नीचे नहीं आ सकते, क्योंकि वहां से अगर वो सेना लेके नीचे आ गए तो पुरंदर इनके हाथ से चला जाएगा। अब करे तो करे क्या? वज्रगढ़ पे लोग कितने? 300। एक पॉइंट पे इन्होंने अपनी तोप चढ़ाई। तोप चढ़ाना इतना आसान नहीं है, भारी भरकम तोप है। पूरे हाथों से खून निकलते हुए लेके जा रहे, तोप चढ़ा रहे और पूरा वज्रगढ़ पे आक्रमण कर दिया। ये चाह के भी इनको मदद करने नहीं आ रहे। वज्रगढ़ पे लोग लड़े जा रहे, पूर्णतः अपनी पूरे जान लगा के मराठे लड़ रहे, लेकिन वो जीत नहीं पाए। और देखते ही देखते वज्रगढ़ इनके हाथ से निकल गया और अब इनके हाथ में आ गया वज्रगढ़। और अब वज्रगढ़ से ये लोग पुरंदर पर आक्रमण करने वाले थे। अब ध्यान से समझना, इन्होंने भैरव खिंड पकड़ के रखी है। ये किला तो गया तुम्हारे हाथ से, अब बचा है सिर्फ पुरंदर। यहां से ये लोग सीधा माची पे आक्रमण करने वाले थे, ये सबको पता था। लेकिन एक एडवांटेजेस पॉइंट ये था कि पुरंदर का जो ऊपर का भाग था, उस पुरंदर के ऊपर के भाग से ये लोग वज्रगढ़ पे आक्रमण कर सकते थे। ऐसा जाना था ऐसा। ये अगर जिसके हाथ में आ गया तो ये यहां से डायरेक्ट घुसेंगे, लेकिन यहां से ये इधर मार सकते थे। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि जब ये 300 साथी गिरे और जब इन्होंने वज्रगढ़ इनके हाथ में लगा तो इन्होंने औरंगजेब को पत्र लिखा। औरंगजेब को पत्र लिखने के बाद मिर्जा राजे जयसिंह ने कहा कि हमने तो वज्रगढ़ जीत लिया है। और औरंगजेब को लगा भैया इतने दिनों के बाद कुछ तो खुशी की खबर आई। तो औरंगजेब ने कहा कि रवाना करो, बड़ी बड़ी तोपें, बड़ा बड़ा दारू गोला जितना लेके जा सकते हो लेके जाओ, रवाना करो। और यह बात शिवाजी महाराज को भी समझी। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि हमें भी अपने मावड़ों के लिए कुछ भेजना चाहिए। अरे भेज तो देंगे, चढ़ेंगे कैसे? ये पूरा साइड कवर है, आप इस बात को समझो, ये पूरा साइड कवर है। पीछे के साइड में दक्षिण दरवाजा है, सामने के साइड में उत्तर दरवाजा है। उत्तर दरवाजे पे पूरी फौज खड़ी है, दक्षिण दरवाजे पे थोड़ा सा पठार नीचे है, वहां पे भी फौज खड़ी है। आपके चारों तरफ से आपने घेर लिया है, ऊपर चढ़े तो चढ़े कैसा? और दक्षिण के साइड में जो दरवाजा था उसे ये लोग कहते थे आपका केदार दरवाजा, जिसे मुगल लोग खिड़की कहा करते थे।
दक्षिण दरवाजे को मुगलों की भाषा में खिड़की कहा जाता है और मराठों की भाषा में केदार दरवाजा कहा जाता है। सारे मावड़े रात के समय पे केदार दरवाजा के नीचे खड़े हो गए जंगलों में। आज रात को कुछ भी करके हमें ऊपर चढ़ना है बस, और तय रहा। और केदार दरवाजा के पास में जो मुगली सरदार खड़ा था उसका नाम था दाऊद खान। इस दाऊद खान को चकमा देके केदार दरवाजा में से सारे के सारे मराठे अंदर घुस गए। दक्षिण की तरफ से सारे मराठे अंदर घुसे। और यह बात जब मराठों को समझी कि हमारे लिए शिवाजी महाराज ने सेना भेजी है, कुछ लोगों की टुकड़ी भेजी है, 300 मावड़ों की टुकड़ी भेजी है, हमारे लिए दारू घोड़ा आ गया, भयंकर आनंद। दिवाली की मिठाई आएंगी वैसा आनंद हो रहा था, उत्सुंग पूरा। लेकिन यह बात जब दिलेर खान पठान को पता चली कि मराठे अंदर घुस गए, उसने दाऊद खान पे शक किया। बोले तूने शिवाजी के साथ हाथ मिलाया है बेटा, ऐसा है तूने मिलाया है। यहां पे ऊपर के समय पे इनके झगड़े चल रहे, नीचे में ये दोनों लड़ाई कर रहे कि मैंने नहीं किया। मिर्जा राजा ने उसको बोला, बोले इधर इधर इधर, टेंशन मत ले, इधर एक काम कर, 7,000 की फौज में तेरे को देता हूं, तेरा काम सिर्फ इतना है, तू यहां से निकल और पूरे स्वराज्य को उद्ध्वस्त करते हुए निकल। मिर्जा राजे की टुकड़ी ने समस्त स्वराज्य पे आक्रमण किया है दाऊद खान के अंडर में, और पूरे गांव के गांव जलाते हुए जा रहा है। ये बात शिवाजी महाराज को नहीं पता थी, लेकिन जाएंगे कैसे? इतनी सेना ही है ना भाई हमारे पास, 1000 लोग अंदर फंसे पड़े, 1200 लोग अभी हो चुके, 300 लोग तुम्हारे वैसे ही ठार पड़े हैं, करेंगे तो करेंगे क्या? अब यहां पे इनका गनीमी कावा चालू हो गया था। केदार दरवाजा इतना सक्षम नहीं है, ये मराठों को समझ गया था। तो मराठे क्या करते थे, रात के समय में चुपचाप नीचे जाते थे, फड़ाफड़ फड़ाफड़ मारामारी करते थे। एक आधे की पूरी तोप चपका डाली, पीछे के दरवाजे पे दूसरी तोप खड़ी थी, बड़ी नहीं थी वो, चपका डाली, उसको बहराज कर दिया, वहां से मारा, ऊपर आए। अब यहां पे दिक्कत ये होगी कि 4 मराठे वहां पे घायल हुए और कुछ मराठे वहां पे मरे। लेकिन मराठों को यह लगा कि भैया ये प्रेत ले जाने के लिए हमें वापस जाना चाहिए, उनके जो शव थे वो उठाने के लिए हमें नीचे जाना चाहिए। वो शव उठाने के लिए लोग नीचे भागे। दूसरे दिन फिर ज्यादा शव गिरे। अब मराठों को समझ गया कि अब नीचे जाना अच्छी बात नहीं है, अब हम नीचे नहीं जा सकते। और अब शुरू हुआ भीषण युद्ध। और इस युद्ध में ये लोग पुरंदर के ऊपर के भाग से आक्रमण करते थे आपके वज्रगढ़ पे, वज्रगढ़ वाले भाग आक्रमण करते थे आपके पुरंदर के छोटा सा वो जो माची यानी बाले किला जैसे कहते हैं उसके ऊपर। यहां पे भी 2 बुरुज थी, बुरुज यानी कि ऐसे खंबे होते हैं बड़े बड़े, यानी कि समझो सा पोलर होता है, वहां से आप सीधा आक्रमण कर सकते हो। वो गिरा तो आप समझ जाना कि किले का मेन भाग गिरने वाला है। और यहां पे इन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया। वहां से वो तोप के गोले दाग रहे थे। सफेद बुरुज और काला बुरुज जैसे 2 बुरुज थे। सफेद बुरुज यदि गिर जाता है तो उसके पीछे काला बुरुज था। इन्होंने सफेद बुरुज के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बावजूद इनके तोप के गोले यहां तक पहुंच नहीं रहे थे। अब करे तो करे क्या यार, 20-20, 25-25, 30-30 दिन हो गए ना यार, मई का महीना आ गया, 5-5, 6-6 मई आ गए, लेकिन ये लोग जीत ही नहीं पा रहे। कितनी कोशिश करे जा रहे हैं लेकिन ये लोग पहुंच ही नहीं पा रहे। ऊपर से मराठा भी पूरा रेजिस्ट करके बैठे हुए हैं। करे तो करे क्या? मिर्जा राजा ने वहां पे युक्ति लड़ाई। मिर्जा राजा ने कहा कि आप एक काम करो, पोलाद जो खांब होते हैं ना, बड़े बड़े खंबे होते हैं, वो पोलादी खंबे लेके आए गए। उन पोलादी खंबों के ऊपर लंबे खंबे, उन खंबों के ऊपर इन्होंने तोप चढ़ाई। अब तुम समझो, खतरनाक युद्ध है ये। इस पे कभी किसी दिन अगर मैं डायरेक्टर बना ना तो मूवी बनाऊंगा। और फिर इन्होंने उस खंबे के ऊपर तोप चढ़ाई और उस तोप से इन्होंने बाले किले के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। उसके बावजूद इनके तोप के गोले लग रहे नहीं थे, क्योंकि सफेद जो तुम्हारा सफेद बुरुज है उसके ऊपर कुछ मराठे खड़े हैं, ये अंदर आने नहीं दे रहे किसी को, और उसके पीछे काला बुरुज है। लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं लगी, किसी को नहीं समझा, हवा का रुख पलटा और एक तोप का गोला आके सीधा धड़ाम से सफेद बुरुज पे आके लग गया। 80 मराठा उसके ऊपर खड़े थे, 80 के 80 मराठा गिर गए। किसी को नहीं समझा, दिलेर खान तक को नहीं समझा हुआ तो हुआ कैसे, किया किसने। उसने खुदा की तरफ देखा, बोले या खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमें जीत दिलाई। तुम्हारा वज्रगढ़ गया, तुम्हारा बाले किला गया। 45 दिन से युद्ध चल रहा है, 15 मई 16 मई की तकरीबन की बात है ये।
अब क्या होगा? इन्होंने सीधा अंदर एंट्री मारी। एक तो बुरुज गिर गया तुम्हारा। बुरुज गिरना यानी कि तुम्हारे बाजू के दरवाजे भी खुल जाते हैं। अंदर घुसे, लेकिन ऊपर का किला अभी भी सुरक्षित है। यह बात जिस समय पे मुरारबाजी देशपांडे को दिखी, मुरारबाजी ने कहा अब बहुत हुआ। सामने से आ रही थी 7 से 8 हजार की फौज, नीचे बाकी फौज खड़ी थी, ऊपर 8 से 10 हजार की फौज चल चुकी थी। अब इन्होंने यलगार कर दिया हर हर महादेव का। तलवारें निकली, शमशेरें निकली, लड़ पड़े मराठे। हर हर महादेव, दीन 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 के नारे। सब मराठों ने मुगलिया सल्तनत के आने वाले सभी सिपाहियों की मुंडियां छाटना शुरू कर दिया। और इतना भीषण युद्ध, एक मराठा रुकने के लिए तैयार नहीं है। दिलेर खान ने उस सरदार का उस शिव का, वो शिव जो वहां पे तांडव कर रहा था, मुरारबाजी देशपांडे बनकर उस मुरारबाजी की ओर देखा और कहा क्या खूब लड़ता है तू सरदार। रुको सब, रुक जाओ, क्या खूब लड़ता है तू सरदार। भैरव, तांडव, शिव, वज्र, काल भैरव बन के उस दिन मुरारबाजी लड़ रहे थे। मुरारबाजी ने निश्चय कर लिया था अब गढ़ नहीं जीतने वाले, लेकिन कितने बचे हैं? 1700 लेके सीधा चढ़ पड़े उन पे। ये ऊपर है, इससे पहले हम नीचे जाएंगे। लड़ पड़े, तलवारी निकली, शमशीरें तन गई, लड़ाई चालू हो गई। उन्होंने कहा रुको, हे सरदार, मैं बड़ा खुश हुआ। क्या लड़ता है तू? आजा, शामिल हो जा मुगलों में शामिल हो जा। तुझे हम तुम्हारे शान से रखेंगे। तुझे तेरे हुनर की, तेरे इस जौहर की हम असली कीमत मिला के देंगे। सांप जैसे फन करता है ना, उतना दम भरते हुए मुरारबाजी ने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज के गले के हार में रहने वाले मोती की तरह सचते हैं हम। अरे थू, तेरे इस तेरे 2 कौड़ी बादशाह की सल्तनत पे थूक दिया मुरारबाजी ने। और उसी तलवार को उठा के वो दौड़ पड़ा दिलेर खान की तरफ। दिलेर खान ने अपना धनुष उठाया, मुरारबाजी की तरफ ताना और मुरारबाजी के कंठ में बाण लगा। मुरारबाजी गिरे मूर्छित। रुके नहीं मराठे। वो मुरारबाजी तो युद्ध में तैनात थे, गिर पड़े। लेकिन आन है शिवाजी राजा की। राजा ने सिखाया है। वो समय गया, वो दौर गया। वो समय गया, वो दौर गया जब तुम्हारा सेनापति गिर जाए तो तुम युद्ध हार जाते थे। शिवाजी राजा ने सिखाया है, एक सेनापति गिरा, दूसरा खड़ा करना। दूसरा सेनापति गिरा, तीसरा खड़ा करना। तीसरा सेनापति खड़ा गिरा, चौथा खड़ा करना। अरे दिल्ली के तख्त पे बैठ के आज कोई प्रधानमंत्री अगर कह रहा है तो ये नहीं तो और कौन, ये नहीं तो और कौन, मराठी आदमी यहां से कहता है अरे तुम हटो तो सही, हम तुम्हें बताएंगे और कौन। कैसे परिस्थिति में रह रहे हो तुम? अरे क्या क्या सिखाया तुम्हारे राजा ने? अभी भी किला जीता नहीं है उन्होंने। 2 महीने से युद्ध चल रहा है, 2 महीने से 80,000 का। यहां पे एक महार टुकड़ी थी, महारों की टुकड़ी रहा करती थी उस किले पे। धगड़ धोंडे उछल ले, धगड़ धोंडे उठाए, बोले ऐसे कैसे? धनी को उठाओ, वापस लेके जाओ धनी को। रुद्रकाल उस मुरारबाजी के प्रेत को उठाया गया, पीछे लेके आए, बोले जब तक हम खड़े हैं ये किला कोई जीत नहीं पाएगा। और फिर से वो भीषण युद्ध शुरू हुआ। ये सिखावट है। आप युद्ध जीते नहीं जीते वो बात की बात है, आपको आखिरी दम तक लड़ना है, यह शिवाजी राजा सिखा रहा है। कोई नेता तुमसे यह कहना नहीं चाहिए ये नहीं तो ऑप्शन कौन है। अरे हटो तो सही, हम तुमको बताएंगे ऑप्शन कौन है। तुम भी पगले जैसे, ये नहीं तो कौन, ये नहीं तो कौन। अरे तुम किसके वंशज हो भाई? तुम्हें शर्म नहीं आती जब तुम्हारे दिमाग में नेता भरते हैं कि हम नहीं तो और कौन? मैं जानता हूं, तुम्हें यह भी पता है कि पुरंदर का वो युद्ध हम हारे थे। मैं ये भी जानता हूं कि वहां पे संधि भी हुई थी। हार गया तुम्हारा रॉकी। अब क्या करेगा तुम्हारा हीरो? आगरा जाना पड़ा था। इसके बाद क्या हुआ, अब क्या मोड़ लेगी ये कहानी, कहा जाती है। इसे देखेंगे हम अगले एपिसोड में।